हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि अपनी डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, उसी क्रम में मैं शुभम शर्मा आपके सामने आज के अपने करंट अफेयर्स आपके सामने शुरू करता हूं। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है कि हाल ही में अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए रमेश बोहरा, बी संजीव बोहरा, सी रमेश शर्मा एंड डी संजीव शर्मा। तो देखिए, इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान के जो अपने एग्जामिनेशन हैं उनके अंदर कुछ देखो ऐसे सवाल आते हैं जो आपने नहीं देखे होते हैं, नहीं सुने होते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? न्यूज़पेपर से आते हैं। ठीक है, तो हम वहीं से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करके लेके आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए रमेश बोहरा। देखो देखो, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका अनुराग कला केंद्र, यहाँ पे कलश केंद्र लिखा हुआ है लेकिन इसे अनुराग कला केंद्र कहा जाता है, AKK। ठीक है, अनुराग कला केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर। ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखेंगे। अनुराग कला केंद्र है आपके बीकानेर में। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। रमेश बोहरा जी को निर्मोही नाट्य सम्मान दिया जा रहा है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है कि निर्मोही नाट्य सम्मान 2020 कौन देता है? अनुराग कला केंद्र के द्वारा देता है। और ये कहां पर दिया जाता है? बीकानेर में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से आपने कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 2022 में किसे दिया जा रहा है? रमेश बोहरा जी को। देखो, ये आपके बीकानेर के अंदर बीकानेर थिएटर फेस्टिवल चलता है 14 से 18 अक्टूबर 2022। ठीक है, 14 से 18 अक्टूबर 2020 में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल है। इसके अंदर आपका जो अनुराग कला केंद्र है वहां पर निर्मोही नाट्य सम्मान दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इससे तो आप परिचित होंगे। ये आपके जयपुर के अंदर है जवाहर कला केंद्र, आपने नाम सुना होगा जवाहर कला केंद्र का। तो जवाहर कला केंद्र आपके कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र है आपके, आप सभी जानते हैं, जयपुर के अंदर है जवाहर कला केंद्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखेंगे। देखो, यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कला केंद्र जो होते हैं कि राजस्थान की जितने भी आर्ट है, राजस्थान की जितनी भी कलाएं हैं उनको संरक्षित रखा जाए, प्रिजर्व रखा जाए, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जाता है और अपनी कला को प्रिजर्व रखने का प्रयास किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा है आज का, प्रदेश में अपनी तरह का अनूठा सिटी पार्क ऑक्सीजोन कहां बनाया जा रहा है? ए ऑप्शन है कोटा, बी जोधपुर, सी बीकानेर और डी उदयपुर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आजकल सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं। हमने एक दो दिन पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सिटी पार्क बनाया जा रहा है मानसरोवर में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग तरह का सिटी पार्क है जिसका नाम क्या दिया गया है? ऑक्सीजोन। तो ये बताइए आप, ऑक्सीजोन जो सिटी पार्क है ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके ए कोटा के अंदर। देखिए, ये आपके कोटा के अंदर क्या बनाया जा रहा है? कोटा को स्मार्ट सिटी, आप जानते हैं कि कुछ सिटीज हैं राजस्थान के अंदर जिनको स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है। उसी प्रोसेस में कोटा के अंदर ऑक्सीजोन बनाया जा रहा है जो एक प्रकार का क्या है? सिटी पार्क है। ठीक है, ऑक्सीजोन आपको याद रखना है। इसकी कुछ विशेषता पता है क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ये कुछ 71 एकड़ की जमीन के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें मुख्य बात क्या है कि जो 100% एरिया है उसके 72% जो भाग है उस पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इस थीम पर ये बनने वाला है। तो यहाँ पर देखो 72% भाग में तो वृक्षारोपण है और 16% भाग ऐसा होगा जहां पर कुछ ना कुछ वाटर बॉडी होगी। वाटर बॉडी का मतलब क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तालाब बना दिया, तो देखिए यहाँ पर ये पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पर ये आपके तालाब वगैरह बना दिया। तो इस प्रकार से ऐसा जोन बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे क्या हो? ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जहां से मिल सके। आप सभी जानते हो कि यदि कहीं पर पेड़ पौधे वृक्षारोपण ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? वहां पर ऑक्सीजन हो जाएगी ज्यादा। तो ये बताया जा रहा है कि इसको बनने से क्या फायदा होगा कि लगभग 4 किलोमीटर का जो आसपास का एरिया है वहां पर टेम्परेचर जो अब बढ़ा हुआ है वो टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे लग जाएंगे, वाटर बॉडीज वहां पर लगा दी जाएंगी। और लगभग मान के चलिए 8 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है वहां पर जब सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है तो आसपास के क्षेत्र में ऑक्सीजन का जो लेवल है
वो बढ़ जाएगा। तो ये कोटा के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आपके क्या बनाया जा रहा है, एक अलग तरह का सिटी पार्क बनाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया ऑक्सीजोन। कभी पूछ ले कि ऑक्सीजोन सिटी पार्क कहां से संबंधित है, उसका आंसर हो जाएगा आपके कोटा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में हाल ही में चेस इन स्कूल कार्यक्रम, ये देखिए ये चेस है, CHESS वाला चेस है। कौन सा चेस जानते हैं आप इसे? ये वही चेस है जिसका आप नाम समझ पा रहे हैं, शतरंज। तो हाल ही में राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, बी 21 नवंबर, सी 28 नवंबर और डी है आपके 25 नवंबर। तो देखिए हाल ही में अपनी जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार का आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, राजस्थान सरकार में आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये प्रतियोगिता शुरू की है और ये आपके 19 नवंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, किसने शुरू की है? राजस्थान गवर्नमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आपके बुलाकीदास कल्ला साहब हैं एजुकेशन मिनिस्टर, आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके बुलाकीदास कल्ला साहब, और इन्होंने ही इस चेस इन स्कूल जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं आपके 19 नवंबर से। तो ये हम ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह की कुछ चीजें यदि आपके मेंस में भी कभी सवाल आ जाए, मेंस में भी अपने कभी लिखने को आ जाए, किससे रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा की कोई पॉलिसी से रिलेटेड राजस्थान में यदि कहीं पूछे तो आप एक लाइन के अंदर इस चीज को भी, इस तरह की योजना को मेंशन कर सकते हैं कि भाई शिक्षा के साथ में खेल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की चीजें आप यहां से ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन वहां भी काम आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए किस तरह से विद्यालयों में ये चेस का प्रोग्राम शुरू करने की कवायद शुरू की जा रही है। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा किसके सहयोग से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? अच्छा सवाल है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, बी इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सी इज राजस्थान उद्योग विभाग एंड डी एक और दोनों। तो देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा किसके सहयोग से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। उम्मीद है कि आपको इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां से पता होगी। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या होता है। आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी इंक्यूबेशन सेंटर। तो भाई बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? भाई इंक्यूबेशन सेंटर का बेसिकली मतलब होता है जहां पे आपके जो स्टार्टअप का जो आप व्यवसाय या बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस को आपके हेल्प करता है, मदद करता है आगे बढ़ने में, तो वो उसे बोलते हैं अपने इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए यदि मैं बात करूं कि आपके इंक्यूबेशन सेंटर कैसे हेल्प करता है स्टार्टअप की, तो उससे पहले आपको समझना चाहिए कि स्टार्टअप क्या होता है। बेसिकली आप सभी ने टर्म सुनी होगी, स्टार्टअप बहुत चल रहा है, आपने योजनाओं का भी नाम सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप का सीधा सा मतलब है कि आपके न्यूली फॉर्म्ड बिजनेस होते हैं। कुछ आप नया आइडिया आपके पास है, आपके पास में एक नया आइडिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसको यूज करके आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और साथ में लोगों को आप देना चाहते हैं, क्या? एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। तो स्टार्टअप इस प्रकार के छोटे बिजनेस होते हैं जो एक नए आइडिया से शुरू होते हैं और जहां पर क्या किया जाता है, अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और फायदा क्या होता है दोस्तों इसका, कि भाई जब आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना कि आपकी इकोनॉमी जो है वो भी इंप्रूव होगी। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, इनको बेटर करने में जो मदद करते हैं वो होते हैं आपके इंक्यूबेशन सेंटर। तो इनका काम क्या होता है? देखो ये आपके नेटवर्किंग प्रदान करते हैं। मान लो कुछ लोगों के पास आइडिया है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफिस नहीं है, ऑफिस स्पेस देंगे आपको, ये मार्केटिंग असिस्टेंस देंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देंगे। ठीक है, और कैसे आपके प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट करना है। मतलब कुल मिला के क्या करेंगे, स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए आपके क्या बनाए जाते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां से आपको। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, एक नाम आपने सुना होगा,
इनोवेशन केंद्र, अटल इनोवेशन जो केंद्र है उनके अंदर भी क्या हो रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं स्टार्टअप को और बेटर करने के लिए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं कि बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कि राजस्थान सरकार के द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन सहयोग कौन कर रहा है, आपके कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री कर रहा है और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसमें हेल्प कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा सवाल है अगला, हाल ही में बाइडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया गया है, अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में चर्चा में आया है। तो ये उपग्रह नेविगेशन प्रणाली बेसिकली है किसकी, देखिए ऑप्शन ए चीन, बी है रूस, सी भारत, डी जापान। तो ये बहुत ही चर्चा में है अभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए चाइना। ठीक है, तो बाइडू आपका उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका लॉन्च करने वाली कंट्री कौन सी है, चाइना। देखिए ये एक प्रकार का क्या है, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है आपका, जिसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है कि ये चाइना को हेल्प करता है किसके अंदर, उसके मिलिट्री और एज वेल एज जो मिलिट्री एज वेल एज कमर्शियल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करने में आप ये बेसिकली चाइना के काम आता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपने एक टर्म सुनी होगी सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। आपने ये टर्म सुनी होगी कि सैटेलाइट्स का नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जिनके माध्यम से देखो ये आपका सैटेलाइट हो गया, ये अपनी जो धरती होती है, पृथ्वी होती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, नेविगेशन प्रदान करते हैं, जिससे कि सारी आपकी जो टेक्निकल चीजें आजकल चल रही हैं, आपने नाम सुना होगा जीपीएस का। तो वो क्या होता है, यदि आपका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, इसको आपने यदि ग्लोबल कवरेज दे दिया, ग्लोबल कवरेज का मतलब पूरे विश्व का कवरेज यदि आप उसको प्रदान कर देते हैं, तो इसे बोला जाता है GNSS। आपने टर्म सुनी होंगी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो आपके ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उन्हीं के ये टाइप्स हैं। देखिए इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं ये सभी किसके टाइप्स हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स के टाइप हैं। इनके अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्री में। जैसे आप जीपीएस बार बार बोलते हो कि भाई जीपीएस ऑन कर लो, जीपीएस ऑन कर लो, तो बेसिकली आप यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसए ने जो नेविगेशन सिस्टम बनाया आप उसकी बात कर रहे हो। तो यूएसए ने कौन सा सिस्टम बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रशिया ने बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है, ग्लोनास। चाइना का कौन सा है, बाइडू सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम। भारत का कौन सा है, आपने नाम सुना होगा IRNSS का, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आपने यूरोपियन यूनियन के नेविगेशन सिस्टम का नाम सुना होगा, उसका नाम क्या है, गैलीलियो। और जापान का नेविगेशन सिस्टम जो फेमस है उसका नाम है क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कि कहाँ से ऑपरेट होते हैं, किस तरह के टाइप के हैं और इनका कवरेज ग्लोबल है या रीजनल है, इसकी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपना IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको डेवलप किया है किसने, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री और सिविलियन टाइप का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अपना रीजनल है, अपना खुद का है। ठीक है, यदि आप जीपीएस की बात करेंगे वो ग्लोबल है, ग्लोनास ग्लोबल है आपका। ठीक है, बाइड्यूज आपका ग्लोबल है, लेकिन चाइना के अंदर कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से वो रीजनल रहता है, ये भी ग्लोबल है। और जापान का जो सिस्टम है वो एक प्रकार का रीजनल सिस्टम है। तो यहाँ से आपको नेविगेशन सिस्टम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और अभी अभी बाइडू का जो संबंध है वो किससे है, आपके चाइना से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक राधा कृष्णन समिति की स्थापना की है, उसका संबंध किससे है। देखिए ऑप्शंस हैं उच्च शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा संस्थान, प्राथमिक शिक्षा संस्थान और डी है आपका ABC तीनों। देखिए अभी हाल ही में जो आपका शिक्षा मंत्रालय है उसने क्या किया है, राधा कृष्णन समिति बनाई है। तो यहाँ पर बेसिकली राधा कृष्णन समिति का संबंध है, मैं आपको आंसर बता देता हूं, उच्च शिक्षा संस्थानों से, कि जो आपकी उच्च शिक्षा संस्थान है उनमें और क्या बेटरमेंट किया जाए उसके लिए राधा कृष्णन समिति बनाई गई है। यदि अपन बात करें राधा कृष्णन जी की,
जिनके नाम पर यह समिति बहुत पहले से गठित हुई है। तो राधा कृष्णन जी, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जी बताइए कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन थे? देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उन्हीं की याद में, उन्हीं को याद करते हुए क्या बनाया जाता है, आपके शिक्षक दिवस बनाया जाता है। कब बनाते हैं आप सभी जानते हैं, आप सभी बनाते आए हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो राधा कृष्णन समिति बनाई है जिसका संबंध है उच्च शिक्षा संस्थानों से। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हैं आपके डॉक्टर राधा कृष्णन और भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था सन 1954 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सबसे पहले स्थान पर आया? देखो क्या पूछा है, सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो रही है। देखो, आप विनिर्माण का मतलब होता है कि जो आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी इस तरह की चीजें बनाते हो, उसमें क्या चीजें यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है, तो उसकी सबसे कम कॉस्ट जहां पर रहती है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन ए है आपके सामने चाइना, नंबर बी है वियतनाम, नंबर सी पर है भारत और नंबर डी पर है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, अपना रेफरेंस लगा के भी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, भारत। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग किस राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, ये अभी की हाल ही की न्यूज है, 1-2 दिन पहले की, जहां पर स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का जो योगा है उसको किस राज्य में अनिवार्य कर दिया है? ए राजस्थान, बी हिमाचल, सी कर्नाटक और डी केरला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक में हर विद्यालय के अंदर छात्रों को प्रतिदिन 10 मिनट योग तो करना ही करना है, ये वहां पर आपके शुरू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं योग के बारे में। भाई योग आप सभी जानते हो, हमारे सिलेबस में भी है, योगा एज अपन सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। देखो, योग बेसिकली क्या होता है, यदि कुछ शब्द लिखने को आ जाए तो काम आएगा आपके। योग एक प्रकार की आध्यात्मिक और शारीरिक, एक प्रकार की आध्यात्मिक और शारीरिक क्रिया है जिसमें क्या प्रयास किया जाता है, आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ लेते हुए, शरीर को, मन को और आत्मा तीनों को एक साथ एक पॉइंट पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो वो किसके अंदर किया जाता है? योग के अंदर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, योग के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपने को जानकारी होनी चाहिए कि 11 दिसंबर 2014 को किसने, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है, यूनाइटेड नेशन महासभा ने एक घोषणा की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर साल 21 जून को क्या मनाया जाएगा? विश्व योग दिवस। हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस अभी मनाया जाता है। तो ये हमें योग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, योग की यदि अपन बात करते हैं तो योग का सबसे पहला उल्लेख कहां पर आता है? योग का सबसे पहला उल्लेख कहीं पर मिलता है तो वो आपके है ऋग्वेद के अंदर। कहां मिलेगा? ऋग्वेद के अंदर सबसे पहला उल्लेख आपका योग का मिलता है। आप सभी जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा यदि अपन उपनिषदों की बात करें तो कठोपनिषद नाम का जो उपनिषद है वहां पर सबसे पहले योग का उल्लेख आता है। आप सभी ने महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा, उन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया और उनकी एक बुक है, उसे आप जरूर याद रखिए कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नाम की पुस्तक लिखी थी जिसका संबंध है योग से, जिसमें योग के बारे में कहा गया है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ये संस्कृत के अंदर है कि योग के द्वारा चित्त और आपकी वृत्ति जो है उसको निरोध किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक पद्धति प्रचलित है जिसका नाम क्या है, आप सभी ने नाम सुना होगा अष्टांग योग का। अष्टांग योग मतलब योग के उसमें 8 अंग बताए गए हैं, उनके नाम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन सभी को क्या कहा जाता है?
अष्टांग योग कहा जाता है। बेसिकली योग की बात करें तो अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, जैसे कि हठ योग, लय योग और एक होता है आपके राजयोग। तो अष्टांग योग किसका पार्ट है? वो है आपके राजयोग का पार्ट है। और आप इन सभी के आप बहुत अच्छे से योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव से तो आप परिचित हैं, जिन्होंने अभी पतंजलि को एक ब्रांड बना दिया है और योगा के क्षेत्र में सभी को एक जागरूक करने का यदि काम किया है तो वो वर्तमान समय में स्वामी रामदेव जी ने किया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, योगा के बारे में समझ लिया। और 10 मिनट योग वाला प्रोग्राम कहाँ चालू हुआ है? कर्नाटक में। देखो कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक कहाँ पड़ेगा आपके? देखिए सदर्न भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर स्टेट है, ये हो गई इसकी लोकेशन, यहाँ पर है आपका कर्नाटक। और कर्नाटक का यदि आप मैप देखें तो कर्नाटक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये है आपके मैसूर, मैसूर के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अलावा उडुपी करके जगह आती है, शिमोगा है जहाँ पर आपके सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो ये आपके और इसी के पास में आपके कहाँ पड़ता है? देखिए इसी के पास में पड़ता है आपके बेंगलोर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 29-30 अक्टूबर को अंजस महोत्सव 2022 जोधपुर में आयोजित किया गया है, वह कौन सा संस्करण है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरह के जो कुछ महोत्सव हैं वो यदि आपने नाम नहीं सुने हो तो एग्जाम में आपको इनका गैस लगाना मुश्किल हो जाता है कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि आपने सुना भी होगा तो आप अच्छे से कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात है, अंजस महोत्सव का संबंध किससे है? अंजस महोत्सव का संबंध है आपके किससे? जोधपुर शहर से। किससे है? जोधपुर शहर से। देखो अंजस महोत्सव की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर ये अपनी तरह का पहली बार में आयोजित किया गया एक इवेंट है। राजस्थान के अंदर पहला ऐसा इवेंट आयोजित किया गया है जो राजस्थान की लैंग्वेज, मतलब राजस्थान की भाषा को पूरी तरह से संबंधित है। अच्छा अब कैसे? तो राजस्थान की यदि लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं कि सेलिब्रेटिंग राजस्थानी ये आपका अंजस महोत्सव है जो कि 29 और 30 अक्टूबर को जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसके अंदर बेसिकली राजस्थानी के अंदर बहुत सारे जो भी आपके आर्टिस्ट हैं जो राजस्थानी को प्रमोट करते हैं, इसके अलावा कई स्कॉलर्स हैं जो राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर इन सभी का, चाहे वो आर्ट से संबंधित हो, चाहे वो म्यूजिक से संबंधित हो, चाहे लोकल फूड से संबंधित हो, कुल मिला के राजस्थानी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके अंजस महोत्सव पहली बार ही मनाया गया है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोधपुर। सॉरी, कौन सा संस्करण था? तो मैंने आपको बताया पहली बार ही अपने तरह का एक अनूठा आयोजन किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं आज का। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? कि राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में राजस्थान से कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, कितने खिलाड़ी थे राजस्थान के? देखिए यदि हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की तो 2022 के अंदर आपके राष्ट्रमंडल खेल कहां पे हुए? राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं आपके बर्मिंघम, जो पे कहां पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है आपके। ठीक है, ब्रिटेन आप कह सकते हैं। कब हुए थे राष्ट्रमंडल खेल? ये हुए थे आपके 28 जुलाई से लेकर के और 8 अगस्त 2022 तक आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ था। देखो इनको राष्ट्रमंडल क्यों कहा जाता है या फिर कॉमनवेल्थ इनका जो नाम है वो क्यों कहा जाता है? देखिए कॉमनवेल्थ एक प्रकार का संघ है, ऐसे राष्ट्रों का संघ है जिन पर पहले कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत रही है या फिर वो ब्रिटिशर्स के क्या रहे? उपनिवेश रहे। आप सभी जानते हैं कि भारत भी एक प्रकार से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा। तो ऐसे देश जो ब्रिटिश उपनिवेश में थे उन सभी का एक खेलों का आयोजन होता है जिसका नाम क्या है? द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। 1930 से इसका आयोजन शुरू हो गया था और हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। इसके बाद में 2026 में आपके कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होंगे? विक्टोरिया, जो कि कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या चाइना पार्ट होगा कॉमनवेल्थ का? भाई चाइना पार्ट नहीं होगा कॉमनवेल्थ का, क्योंकि
चाइना ब्रिटिश एम्पायर के अंदर उपनिवेश नहीं रहा है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। मैं आपको बताता हूं राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक नाम है आपका मंजू बाला। कौन से गेम में गई थी ये? हैमर थ्रो। ठीक है, हैमर थ्रो में कौन गई? मंजू बाला। नाम याद रखना है अपने को, भावना जाट, क्योंकि आप सभी जानते हैं करंट में कहीं ना कहीं खेल से सवाल पूछे जाते हैं, तो राजस्थान के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो भावना जाट का संबंध है पैदल चाल से, पैदल चलने में भावना जाट। और अंतिम नाम आपका क्या है? अजय सिंह। अजय सिंह जो किस इवेंट में गए थे? ये गए थे आपके वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में? 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो ये आपके सामने इन क्वेश्चंस के आंसर है। पीडीएफ आपको शुभम शर्मा RPSC/RAS, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से आप, यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं, तो आप जरूर से इसे आगे शेयर कीजिए और अभ्युदय आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली आपको रूटीन बनाए रखना है कि आपको ये एमसीक्यू जरूर से जरूर फॉलो करने हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप जब भी फ्री हो तब आपके जीवन के 10, 15, 20 मिनट आप दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, भरोसा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।